नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 9 विज्ञान विषय की जो वर्कबुक है उसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक वीडियो हम पहले से ही बना चुके हैं, आज ये हमारा उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और सभी क्वेश्चन जो है वो आपके इम्पोर्टेंट हैं और भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें आने की संभावना है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में कौन कौन से पंच तत्व है। ये आपके कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन है। तो प्रकृति में जो 5 तत्व माने गए हैं वो है पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। पहले क्या था कि जब विज्ञान का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो जो प्राचीन दार्शनिक थे वो ये मानते थे कि जो भी सजीव या निर्जीव हैं वो सभी इन 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रकृति में कौन कौन से 5 तत्व हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं। तो जब भी गति की बात आती है तो कोई भी पदार्थ जो है वो अपनी गतिज ऊर्जा के कारण जो है वो गतिशील होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। m जो है वो पिंड का यहाँ पर द्रव्यमान है और v जो है वो कण का वेग है। यानी कोई भी कण अगर उसके पास वेग है, वो गतिशील है, तो उसके पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा। तो पदार्थ के कण जो है वो गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है। ये हम सब अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अगर हम किसी कमरे में अगरबत्ती को जलाएं तो उसकी सुगंध जो वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। विसरण के कारण ऐसा होता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि विसरण होता क्या है। तो चलिए अगली वाली स्लाइड में देखते हैं इसको कि विसरण क्या है। हाँ जी, देखिए, विसरण का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिल जाना और समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण या अंग्रेजी में इसे डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले विसरण क्या है तो आप क्या कहोगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः मिल जाना। उदाहरण के लिए ये इस चित्र में देखिए, आप सबने करके देखा होगा कि अगर पानी में हम 1-2 बूंद जो वो स्याही की डाल दें तो आप देखोगे कुछ समय बाद में पूरा पानी जो है वो नीला हो जाता है। तो ये किसी कारण हुआ, विसरण के कारण। दोनों पदार्थ स्वतः ही आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे, यहाँ कोष्टक खाली दे रखा है, खालिस्तान है, मिलकर बना है। तो आपको पता है कि पदार्थ जो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है। शुरुआत में क्या था, जब विज्ञान का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो हम ये मानते थे कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बाद में पता चला ये जो छोटे कण होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं या परमाणु कहते हैं। ठीक है, और बाद में ये भी पता चला कि ये परमाणु जो है ये खुद आगे मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं और परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कणों से मिलकर बने होते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को छलनी से छानकर पृथक किया जाता है। पृथक्करण की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो हम सभी अपने घरों में देखते हैं कि रसोई में जो है वो आटा गूंदने से पहले उसको छलनी की सहायता से छाना जाता है। तो ये विधि जो है वो क्या कहलाती है, चालन विधि कहलाती है। इस विधि का क्या नाम है, चालन विधि। अब होती क्या है वो आगे देख लेते हैं। देखिए, जब मिश्रण के अवयवों का आकार भिन्न भिन्न हो तो विभिन्न प्रकार के छेदों वाली छलनियों का उपयोग करके अवयवों को अलग अलग किया जाता है। अब आपने देखा होगा छलनी में क्या होता है, जो आटा होता है वो बारीक होता है, वो तो नीचे निकल जाता है और जो अशुद्धियाँ होती है, जो बड़े कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, चालन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि अवसादन से आप क्या समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवसादन में क्या होता है कि अगर ठोस और तरल दोनों का मिश्रण है तो वहाँ पर अवसादन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन या तल छट्टीकरण कहलाता है। यहाँ देखो इस फोटो में देखिए आप, अगर हम रेत और पानी को मिला दें, ठीक है, और उसके बाद में कुछ समय के लिए उस कांच के गिलास को ऐसे ही छोड़ दें तो आप देखोगे कि जो रेत के कण है वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएंगे और जो पानी है वो ऊपर रह जाएगा।
तो इस प्रक्रिया को, इस विधि को हम अवसादन कहते हैं। ऐसा नदियों में भी होता है। नदियों में जब नदियाँ बहती है तो उनके साथ मिट्टी के कण भी चले जाते हैं, तो बाद में वो धीरे धीरे जो है वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं और नदी का पानी जो वो साफ रहता है। ठीक है, तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? अवसादन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थों के पृथक्करण की निष्पावन विधि क्या है? नाम से पता चल रहा है पावन, पावन मतलब होता है वायु। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें भारी और हल्के अवयव मिले हुए हैं, तो हम इस विधि की सहायता से उन्हें अलग कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, निष्पावन हल्के अवयवों से भारी अवयवों को वायु का उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया है। इसे आमतौर पर किसानों द्वारा हल्के अशुद्धियों जैसे भूसे के कणों को अलग अनाज से अलग करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अगर देखो ये लेडीज़ जो है वो एक टेबल पे खड़ी है और अगर ये ऊपर से अनाज गिराएंगे तो अनाज जो है वो भारी होने के कारण सीधा यहाँ जमा हो रहा है, और जो भूसा है, जो अशुद्धि है, वो हल्की होने के कारण वायु के साथ दूसरी जगह आकर गिरता है। तो ये जो विधि है इसको हम कहते हैं निष्पावन विधि, यानी वायु के उपयोग के द्वारा हल्की अशुद्धियों को भारी अशुद्धियों से अलग करना निष्पावन कहलाता है।